मैं गुरबाशीष, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद गुरबाशीष में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच की है। तो उसमें हमने 2 सेंटेंस पढ़ लिए थे, असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगला जो सेंटेंस है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। हर सेंटेंस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे जो असर्टिव सेंटेंस हैं वो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, और जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं वे तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या WH वर्ड से शुरू होते हैं। लेकिन जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसका भी स्ट्रक्चर अलग है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये जो शुरू होते हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू कौन से सेंटेंस होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की परिभाषा पे आते हैं। तो परिभाषा इसकी है कि जिन वाक्यों से आदेश का मतलब ऑर्डर, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश, विनती, किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुझाव, किसी से सजेशन वाली बात जो है, सलाह, निषेध आदि का भाव आए। जिन वाक्यों से आदेश, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, विनती, सुझाव, सजेशन, सलाह, एडवाइस और निषेध, किसी को मना करना, तो इस तरीके के जब शब्द आते हैं इनका भाव जो निकलता है वो कौन से सेंटेंस होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो आप परिभाषा जो है लिखिएगा और कुछ नोट करके भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि ये वाक्य सामान्यतः मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। जो वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जो वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं वो वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब जो कुछ नियम है वो नियम लिखें जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे। ठीक है, देखो किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट जो है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, असर्टिव हो, इंटरोगेटिव हो, इम्पेरेटिव हो, कोई भी हो, सब्जेक्ट भी नहीं बदलता। तो सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, बदलेगी क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या कह सकते हैं? बदलेगी क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न तरह से बदलते हैं। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है सेट टू, तो सेट टू को निम्न तरीके से बदलेंगे। क्या तरीका होता है? अगर देखो भाव आ रहा है आपका आदेश का, किसका भाव आ रहा? आदेश का। ठीक है, तो जब आदेश का भाव आएगा तो आदेश की अंग्रेजी भी क्या होगी आपकी? ऑर्डर। क्या होती है? ऑर्डर्ड। ठीक है, जब भाव आदेश का आएगा तो सेट टू को किसमें बदलेंगे? ऑर्डर्ड में। तो ऑर्डर किसके स्थान पे आएगा? सेट टू के स्थान पे। सेट टू के स्थान पे क्या लगाएंगे? ऑर्डर। ठीक है, अगर बात आ रही विनती की तो किसे बदलेंगे? रिक्वेस्टेड। ठीक है, किसमें बदलेंगे? रिक्वेस्टेड। तो सेट टू को किसमें बदलेंगे? रिक्वेस्टेड में। अगर भाव आ रहा सलाह का, सलाह का भाव आ रहा तो किसमें बदलेंगे? सलाह को किसमें बदलेंगे? एडवाइस्ड में। अगर आ रहा विनती हो गया, आदेश का हो गया, सलाह का हो गया, और आपका एक सुझाव वाला भी लिख लो, सुझाव। अगर
सुझाव का बोध होता है तो हम किस में बदलेंगे इसे, सजेस्टेड में। एक और आता है शब्द प्रपोज्ड। समझने की कोशिश करो। जब इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात सेड टू को किस तरीके से बदल सकते हैं। सबसे पहले ऑर्डर, जैसे हम आदेश, अगर भाव आदेश का आ रहा, कोई जो टीचर है बच्चे से कह रहा है तो वो आदेश देगा, तो आदेश देगा किस में बदलेंगे, ऑर्डर में बदलेंगे। अगर कोई बच्चा टीचर से कुछ मांग रहा है या कुछ कह रहा है तो वो विनती कर रहा है तो विनती के लिए रिक्वेस्टेड लगाएंगे। अगर हम आपको या कोई आपको सलाह दे, जैसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो ये सलाह हो गई, तो सलाह वाला किस में जाएगा, एडवाइस्ड में जाएगा। और जब आपको कोई सुझाव दे तब क्या होना चाहिए कि सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। एक बच्चा है आपका निषेध वाला, तो निषेध वाला थोड़ा सा अलग बताएंगे, इतना आप लिखें। अच्छा, लिख लिया, ठीक। अगला जो नियम है वो है, जो कोमा इन्वर्टेड कोमा है इसके स्थान पे क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू लगाते हैं। अब क्यों लगाते हैं कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे टू, क्योंकि ये वर्ब होती है, वर्ब से पहले अगर सब्जेक्ट होता तब तो दैट लगाते, लेकिन जब वर्ब आ गई, वर्ब से पहले किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, तो टू इसीलिए लगाते हैं। तो अगला जो नियम है वो कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे टू का प्रयोग करते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जो शेष नियम, प्रोनाउन को बदलना या वर्ब को जो भी बदलना, वर्ब तो पहली बात समानता आती नहीं है, तो वो कैसे नियम है, वो पुराने नियम है, ठीक है। दिस का दैट, ये जो भी है आप जो है पुराने नियम के अनुसार चलेंगे। तो एग्जाम्पल पे आते हैं हम। टीचर सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, टीचर सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, सिट डाउन। तो अब कैसे बदलेंगे, टीचर ने मुझसे कहा कि क्या कर जाओ, बैठ जाओ। तो अब टीचर ने आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि ऑर्डर किया है, बैठ जा। तो इस तरीके का जब भी भाव निकलेगा तो ऑर्डर वाला जो भाव निकलेगा तब ऑर्डर लगाएंगे। यानी कि कोई बड़ा आपसे छोटे, कोई बड़ा व्यक्ति आप छोटे से कह रहा है तो सामान्यतः क्या देता है, ऑर्डर देता है। क्या देता है, ऑर्डर देता है। तो सेड टू को भी किसमें बदलेंगे, ऑर्डर में बदलेंगे। तो टीचर सेड टू के स्थान पे ऑर्डर्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे अभी बताया क्या लगाते हैं, टू। किससे जोड़ते हैं, टू से। उसके बाद जैसा लिखा है वैसा ही, सिट डाउन, सिट डाउन। दो परिवर्तन सिर्फ हुए हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे हमने टू लगा दिया, सेट टू को हमने भाव के अनुसार ऑर्डर में बदल दिया, ठीक है। अगला देखो। डॉक्टर सेड टू द पेशेंट,
वॉक इन द मॉर्निंग। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कब दौड़ना है, कब दौड़ना चाहिए, वॉक इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में दौड़ो। तो अब डॉक्टर है, डॉक्टर किसी पेशेंट को क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है। क्या देगा, सलाह ही देगा कि आप जो है दवाई जो है टाइम पे लें, और उसके बाद आप इतना इतना ये करें। तो ये डॉक्टर जो है वो सलाह देगा। जब सलाह देगा तो सलाह के लिए क्या शब्द बताया हमने, एडवाइज्ड। क्या बताया, एडवाइज्ड। तो आपका क्या बनेगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड। ठीक है, किसे एडवाइज किया, किसे सलाह दी, पेशेंट को। कोमा एडवर्ड कोमा के स्थान पे टू बचा, क्या, वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, लिखो दो एग्जांपल। लिख लिया होगा सभी ने। तो एक बार फिर हम आपको बता दें, जब भी भाव से अगर सेंटेंस से भाव जो है ऑर्डर का आ रहा, आदेश का आ रहा, तो ऑर्डर लगाएंगे। विनती का आ रहा, रिक्वेस्ट लगाएंगे। सलाह का आ रहा, एडवाइस लगाएंगे। किसी से मना कुछ किया जा रहा, मना करने के लिए डू नॉट का प्रयोग होगा, तो डू नॉट का प्रयोग होगा, तब अलग लगाएंगे। वो हम बताएंगे क्या लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। और जब भी आपको इस तरीके के सेंटेंस मिलेंगे तो उन्हें किससे जोड़ेंगे, टू से जोड़ेंगे, और भाव के अनुसार सेड या सेड टू को ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, इस तरीके के शब्दों में बदलेंगे। और इन सभी को जो है आप तभी बेहतर तरीके से कर पाएंगे जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब आप अपनी जो कमांड है, अपनी जो हाथ टाइट है वो कर पाएंगे। तो वो एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे, वो आपके पास किताब हो सकती है, बहुत से बच्चों के पास होती है, तो आप वहाँ से एक्सरसाइज लगा सकते हैं। अब अगला जो नियम है वो समझो। ठीक है, पूरी ये लीला नहीं लिखाएंगे, थोड़ा सा समझाएंगे, आप आराम से समझने की कोशिश करना। जब वाक्य से क्या शब्द आ जाए, क्या है, काइंडली, और क्या है, प्लीज। जब भी वाक्य से काइंडली और प्लीज शब्द आएंगे, ठीक, तो इनसे बोध किसका होता है, विनती का। किसका बोध होता है, विनती का। जब विनती का बोध होगा तो सेड टू को किस में बदल देंगे, सेड टू को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। जब भी वाक्य से प्लीज काइंडली शब्द आएंगे तो सेड या सेड टू को, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, लेकिन जब रिक्वेस्टेड लग जाती है तो इन जो शब्द हैं, ये शब्द काइंडली और प्लीज, तो फिर इनका काम खत्म हो जाता है, तो इन शब्दों को हटा देते हैं। तो प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं, को हटा देते हैं। इतनी से नियम था। जब वाक्य से प्लीज और काइंडली शब्द आएंगे तो इनसे विनती का बोध होता है। जब विनती का बोध होगा तब हम इन शब्दों को हटा देंगे और सेड या सेड टू को हम किसके क्या लगा देंगे, उसके अनुसार आपका रिक्वेस्टेड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रिक्वेस्टेड लगा देंगे। तो समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल, आई सेड टू माई टीचर प्लीज रिपीट द आंसर। अब कोई टीचर कुछ समझा रहे थे, कोई सवाल, तो बच्चे ने जो है अच्छे से समझा नहीं, तो बच्चा जो है अब चाहता है कि सर जी जो है दोबारा समझा दें। तो फिर टीचर से वो विनती करता है, सर जी दोबारा प्लीज समझा दो, तो प्लीज दोबारा रिपीट कर दो। तो रिपीट करो, तो आप क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्या शब्द लगा दिया, प्लीज कर दिया। प्लीज अगर शब्द ना भी लगाते फिर भी भाव कैसा आ रहा है, रिक्वेस्ट का आ रहा है, तब भी हम क्या लगाते,
रिक्वेस्टेड लगाते, तो आई रिक्वेस्टेड माई टीचर सेट टू के स्थान पर टू। इन शब्द को क्या कर देंगे, इन भाई साहब को हटा देंगे। अब बचा क्या, रिपीट, तो रिपीट समझ गए। जब भी वाक्य से प्लीज और काइंडली शब्द आएगा तो एक हिंट मिल जाती है कि सेट टू को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। चाहे फिर वो कोई सा भी सेंटेंस हो आपका, चाहे साधारण हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो। तो इस तरीके के जो नियम है वो आपको ध्यान रखने हैं। तो आप जो है एक बार नोट करें, उसके बाद आगे टॉपिक पे चलते हैं, अगला नियम और बताने की कोशिश करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस एक बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है, आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं लेटेस्ट वाले, ज़्यादातर वहीं से जो है एग्जाम में बनने की जो है चांस रहते हैं। तो इस बार ये लिखें आप। चलो लिख लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात। सिर्फ लिखना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर जब तक आप घर पर कॉपी खोल के दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे तब तक कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेहतर यही है कि जितनी देर आप स्कूल कॉलेज ट्यूशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उसका थोड़ा बहुत टाइम निकाल के 10-5 मिनट में रिवाइज करने की कोशिश करें। जब आप रिवाइज करेंगे तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। अगला नियम, अगर उसकी हिंदी लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो वो हम हिंदी लिखेंगे नहीं, समझने की कोशिश करना। और देखो एक शब्द आता है सर, वाक्य में क्या शब्द आएगा, सर। एक शब्द आएगा मैडम, दो शब्द, एक सर और एक मैडम। जब ये वाक्य में आएंगे तब हम किसी से क्या करेंगे, विनती ही करेंगे। क्या करेंगे, विनती करेंगे कि सर ये काम करना है, सर मैडम ये। तो जब आप ऐसा लगेगा तो ऐसा भाव क्या निकल के आएगा, विनती का निकल के आएगा। किसका निकल के आएगा, विनती का निकल के आएगा। अब वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, सर और मैडम किसी भी सेंटेंस में आ सकते हैं, चाहे आपका इम्पेरेटिव हो चाहे आपका साधारण वाक्य हो, वहां भी सर आ जाता है। जैसे मैं सर मै आई कम इन, तो ये इम्पेरेटिव तो है नहीं, इम्पेरेटिव तो है नहीं, तो सर और मैडम का किसी भी सेंटेंस में प्रयोग हो सकता है। तो उसके हम पीछे वाले भी एक दो रिवाइज करवा देंगे। तो जब वाक्य में सर और मैडम शब्द आएगा तो इन शब्दों को हम हटा देंगे। तो आप लिख सकते हैं, इन्हें क्या कर देते हैं, हटा देते, इन्हें क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जब वाक्य में सर और मैडम शब्द आए तो इन्हें हटा देते हैं। तो इन्हें क्या करते हैं, हटा देते हैं। लेकिन 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 फिर क्या करते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक शब्द लगाते हैं रिस्पेक्टफुली। क्या लगाते हैं, रिस्पेक्टफुली लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रिस्पेक्टफुली लगाते हैं। देखो अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और सर या मैडम शब्द आया है तो सर और मैडम के तो हटा ही देंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, रिस्पेक्टफुली। अगर ऑब्जेक्ट ना आए, अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अगर क्या आ जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट भी है तो ये जो शब्द है रिस्पेक्टफुली ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, ऑब्जेक्ट
बाद लगाते हैं। अब एक एग्जाम्पल, जब तक आप एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे आप बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल जो है लिख रहे हैं हम एक, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे हम, ठीक है। अब मैंने लिखा है एक एग्जाम्पल, राम सेड, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा, सर हेल्प मी। अब देखो अभी तो ये सेंटेंस आपका कौन सा है, वर्ब से शुरू हुआ है। किससे शुरू हुआ है, वर्ब से। अगर सर को हटा देंगे तो बचा क्या, हेल्प, सर मेरी मदद करो। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब जब वाक्य में सर शब्द आए, ठीक है, मैडम शब्द आए तो इन्हें हटा देते हैं, जब बनाओगे तो इन्हें हटाना है। और अगर वाक्य में और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिस्पेक्टफुली लगाना है, तो सैड के बाद हमें क्या लगाना था, रिस्पेक्टफुली। अगर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट मान लेते कुछ भी, मी, ठीक है, क्या मान लेते, मी, तब रिस्पेक्टफुली किसके बाद लगाएंगे, मी के बाद। जैसे समझो राम, अब यहाँ पे सर मैडम है तो किसका भाव आ रहा, रिक्वेस्ट का, रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, राम रिक्वेस्टेड मी। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे क्या लगाते हैं, एक वही अपना टू। सर या मैडम को हटा देंगे, हटा दो भाई, इनकी जरूरत नहीं है। बचा क्या, हेल्प, उसके बाद मी, उसके बाद मी। लेकिन ये तो वैसा बना अगर इसे हम हटा देते उसके बाद, जब हमने वाक्य में बताया सर और मैडम शब्द आए, क्या है, सर और मैडम शब्द आए, तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, एक शब्द रिस्पेक्टफुली। तो क्या लगाएंगे, रिस्पेक्टफुली। अब समझो, तो अब रिस्पेक्टफुली कहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे लगा दें, क्या लगा दो, रिस्पेक्टफुली लग गया, ठीक है। तो राम रिक्वेस्टेड मी रिस्पेक्टफुली, उसके बाद कोमा फिर कोमा के स्थान पे टू हेल्प। अब मी होता है फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, राम के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, हिम। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दोबारा फिर समझो। जब वाक्य में सर या मैडम शब्द आए, ठीक है, तो भाव के अनुसार जो है जो, लेकिन एक शब्द लगाएंगे रिस्पेक्टफुली। वो लगाएंगे कहाँ, या तो ऑब्जेक्ट दिया तो ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लगाते। इतनी सी बात है, ठीक है। देखो उसके बाद एक दो एग्जांपल और करा है। चलो एक एग्जांपल इसी के नीचे करा दे रहे हैं, थोड़ी सी जगह है, यहाँ तक आ जाएगा शादी का एग्जांपल। तो एग्जांपल समझो, I said to Dinesh, sir, I want a book। अब आई सेड टू दिनेश, सर आई वांट अ बुक। मैंने दिनेश से कहा, सर जी जो है मैं क्या चाहता हूँ, एक किताब चाहता हूँ। तो कैसे बनेगा ये, आई। अब ये वाक्य साधारण है क्योंकि किससे शुरू हुआ, सब्जेक्ट से, तो सेड टू के स्थान पे टोल्ड, ठीक है। उसके बाद दिनेश, हो गया, ठीक है। अब सर आया है तो सर के स्थान पे लगाएंगे क्या, रिस्पेक्टफुली। क्या लगाएंगे, रिस्पेक्टफुली। लगाएंगे कहाँ, ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है, या रिपोर्टिंग वर्ब से पहले, ऐसे समझ लो, रिपोर्टिंग वर्ब से पहले। जो रिपोर्टिंग वर्ब जिससे हम जोड़ेंगे उससे पहले, उस कंजंक्शन से पहले किसका प्रयोग करते हैं, रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं।
तो जुड़ेगा किससे? ये दैट से, लेकिन उससे पहले आएगा क्या? रिस्पेक्टफुली। उसके बाद क्या आएगा? दिनेश। लिख चुके? बिल्कुल ठीक। इसके स्थान पे क्या लगाएंगे? सर और मैडम को तो हटा ही देंगे। वाक्य है सब्जेक्ट असर्टिव सेंटेंस, तो ये किससे जोड़ने वाला है? दैट से। आई किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट भी उधर भी आई है, तो आई का आई। वांट पहली अवस्था है, तो पहली अवस्था किस में जाती है? दूसरी अवस्था में। तो दूसरी अवस्था वांट की होती क्या है? वांटेड। ठीक है। ए बुक। समझ गए? देखो, ये नियम किसी भी सेंटेंस में आ सकता है, चाहे असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे इंटेरोगेटिव, चाहे इम्पेरेटिव। लेकिन जो समझने वाली बात है, ये बात है कि जब वाक्य से सर और मैडम शब्द आएगा, तो जो उसको तो हटा देंगे सर और मैडम को इनडायरेक्ट बनाते समय, लेकिन जो एक शब्द है रिक्वेस्टफुली, ये शब्द कहाँ लगाएंगे? उस कंजंक्शन से पहले, उस शब्द से पहले जिससे जोड़ते हैं, यानी कि कोमा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे जो भी लगाया, जैसे हमने टू लगाया या कोई WH वर्ड से लगाया, उससे पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे? रिस्पेक्टफुली का। ऐसे ना समझो तो ऐसे समझो। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया है, तो ऑब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करेंगे? रिस्पेक्टफुली का। और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे। तो समझना आपको ये है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पोर्शन है, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? रिस्पेक्टफुली का। ठीक है, चलो लिखो अब। शायद आपने लिख लिया होगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है, थोड़ा सा इसका हिस्सा खत्म हुआ है। अगले जो क्लास होगी, अगली जो क्लास, उसमें बताएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव वाले शब्द आते हैं, तब कैसे हम उनको हटाएंगे। ठीक है, तब कैसे हटाएंगे। लेकिन एक शब्द और देखने को मिलते हैं, दो शब्द और देखने को मिलते हैं वैसे तो, एक ऑलवेज और एक नेवर। ऑलवेज और नेवर, तो इनको कैसे बनाएंगे? चलो ये भी अभी बता दें, उसके बाद ही देखते हैं। लिख लिया? अच्छा, ऑलवेज और नेवर ये भी नियम जो है कल ही बता देंगे। आज का जो टाइम है वो लगभग अपनी क्लास का हो चुका है, आधा घंटा लगभग हो चुकी है, 30 मिनट चलते चलते पता भी नहीं चला है। तो हम चाहते हैं कि आप जो है घर पे रिवाइज करें। जब तक आप अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।